दोबारा से दूसरे पर वो कर कुर्सी होते जा। नमस्कार साथियों, नमस्ते सर। नमस्ते। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी। अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स के बारे में पढ़ा। बोन्स के टाइप्स, जॉइंट्स के टाइप्स सारे हमने अभी तक पढ़े हैं और होप कि आप लोगों ने उसको रिवाइज जरूर किया हो। कल की जो क्लास थी थोड़ा हैवी क्लास थी, लेकिन उसको आपको रिवाइज करना है जरूर, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है। आज के पॉइंट्स जो आएंगे उसमें भी मैंने उस तरह के पॉइंट्स चूज किए हैं जिनसे आपको समझ में आ जाए कि हमें पॉइंट की लोकेशन फाइंड कैसे करनी है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको रोजाना दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स देने के पीछे भी मेरा उद्देश्य यही है कि आगे मेरिडियंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए और पॉइंट्स की लोकेशन को फाइंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए आप सब लोग इन वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखते रहें, अपने नोट्स बनाएं और अपने नोट्स को रीड करते रहें, पढ़ते रहें। हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 6th क्लास रहेगी। 10 क्लासेस के बाद में हम एक असेसमेंट रखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि मैंने आपको कितना कुछ पढ़ाया है और आपको कितना समझ में आया। उसका शेड्यूल पहले आपको बता दिया जाएगा और फिर आपको जो पेपर मिलेगा उसको आप फिल करके नोट डाउन करके और मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे मेरे पर्सनल नंबर पर। ग्रुप में नहीं करना है, तो उसका जो भी सिस्टम रहेगा आपको पहले बता दिया जाएगा। आज की हमारी क्लास उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपके अभी प्रेजेंटेशन पीपीटी आपके सामने तैयार है। देवांग, ये आपके सामने है स्क्रीन पर द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स, सबसे पहले माउथ। हमारा जो फूड है वो लिप्स से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही फूड हम माउथ में लेते हैं उसके साथ ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे, ये मैं आगे आपको अभी बताने वाला हूँ। सेकंड पार्ट इसका, ये जो आहार नाल एक नली दिखाई दे रही है आपको, ये है इसोफेगस। और उसके बाद में आता है ये माउथ, माउथ से चले इसोफेगस और फिर आया स्टमक। स्टमक से आगे बढ़ेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेंगे ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में आता है लीवर, लीवर के पास गॉल ब्लैडर
और पेंक्रियास। ये पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये सारा आपको आज अभी पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट, सबसे पहले आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ। द डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट्स इन योर माउथ व्हेन यू च्यू। जब आप चबाना शुरू करते हैं तो वहां से ही डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। योर सलाइवरी ग्लैंड्स मेक सलाइवा या डाइजेस्टिव जूस। आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा बनाती है, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है, पचाने का एक रस है। और ये फूड को साथ में तो गीला कर देता है ताकि ये इजीली ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में चला जाए। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके फूड में जो स्टार्च है उसको ब्रेक करने का, तोड़ने का काम करते हैं। अब ये देखिए, आपका माउथ यहाँ से शुरू होता है। माउथ में जैसे ही फूड जाता है, दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है। उसके बाद में इसकी आपकी 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सबलिंगुअल और पैरोटाइड ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये पैरोटाइड, ये सब मैंडिबुलर। ये मैंडिबल बोन के पास है इसलिए मैंडिबल इसमें साथ में आया। और इसके अलावा कुछ आपकी जो टंग होती है, टंग के बैक साइड में सेरस ग्लैंड्स होती हैं। ये सारी ग्लैंड्स मिलके कुछ जूसेस और एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं जो आपके को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खाने को अच्छे से चबा करके खाएं। और यहीं पे आज के टाइम में जो एक बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है, डायबिटीज, उसका सॉल्यूशन आपको यहीं से मिल जाता है। अगर आप खाने को अच्छे से चबा करके खाते हैं तो आप डायबिटीज के शिकार नहीं होंगे, फर्स्ट। और सेकंड, अगर आप डायबिटिक हैं तो उसका सॉल्यूशन आपके इस प्रोसेस में है। क्योंकि ये जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और ये सेरस ग्लैंड्स हैं, ये एक एंजाइम का सिक्रेशन करती है, अमाइलेज का, और जो कि पेंक्रियाज भी अमाइलेज का सिक्रेशन करता है। अगर आप अच्छे से खाना चबाते हैं तो उसमें अमाइलेज अच्छे से मिक्स होता है और वो आगे जाके उसकी हेल्प करता है पेंक्रियाज की। तो आप अपने माउथ से पेंक्रियाज की हेल्प कर सकते हैं, उसके काम को बांट सकते हैं। तो उससे उस पर प्रेशर कम पड़ेगा, लोड कम आएगा और आप डायबिटीज के शिकार नहीं होते हैं। अदरवाइज अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको डायबिटीज ठीक करने में हेल्प मिलती है। ये आपका माउथ है। माउथ में आपका लिप्स आता है, जो आते हैं, और फिर आपकी कैविटी आ जाती है। इस कैविटी के थ्रू ईसोफेगस से जो ये ओरल कैविटी जुड़ी हुई है, इसके थ्रू फूड नीचे जाता है। ईसोफेगस कैसे है, आगे की स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। ये सेकंड पार्ट आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का।
जो ये आपको एक पिंक कलर शो किया गया है, एक पाइप है ये, और इसको बोलते हैं इसोफेगस। और इसोफेगस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो फूड को कैरी करके, फूड और लिक्विड को, जो भी हम खाते हैं या पीते हैं, उसको कैरी करता है और स्टमक तक इसको ले जाता है। ये उसका काम है। इसमें कई बार क्या होता है, इसोफेगस का जो लास्ट पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे एक वाल्व होता है। जब फूड स्टमक में चला जाता है तो उसके बाद में वो वाल्व बंद हो जाता है। बहुत बार इस वाल्व का हर्निया हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया जब होता है तो ये वाल्व लूज पड़ जाता है, और जब आपका फूड अंदर जाता है तो उसमें जो स्टमक में HCl भरा हुआ होता है, एसिड जो हाईली एसिडिक होता है स्टमक, उसमें जो एसिड भरा हुआ होता है वो वापस उसकी गैस या एसिड आपके मुंह की तरफ आने लगता है, और उससे आपके दांत को और कई चीज होती है। तो हाइटस हर्निया बड़ा आजकल कॉमन होता जा रहा है। वो इस जगह की प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो आपको अगर इसकी नॉलेज रहे कि हाइटस हर्निया कहाँ पे होता है, तो आप उसके पॉइंट्स को लोकेट करने में आपको बड़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। इसोफेगस के बाद में जो पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये है हमारा स्टमक। स्टमक एक इंग्लिश के जे शेप की ऑर्गन है। ये फूड को डाइजेस्ट करता है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होते हैं, एंड एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस जो है इसमें होते हैं। एसिड इसके अंदर होता है जो फूड को पचाने का काम करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके अंदर एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ये फूड को ब्रेक डाउन करता है ताकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड चला जाए। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, GI ट्रैक्ट का ऑर्गन है। तो ये आपका जो स्टमक है, नीचे वाली पिक्चर में इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 फंडस, नंबर 2 बॉडी, और नंबर 3 पाइलोस। सबसे पहले फूड फंडस में आता है, बॉडी में रहता है, फिर पाइलोरस में चला जाता है। जब पाइलोरस से यहाँ पे एक स्फिंक्टर बनता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, उससे फूड जब बाहर निकलता है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तब तक फूड एकदम पानी की तरह पतला हो चुका होता है, और उससे वो फूड एकदम जैसे पानी पाइप से पानी निकलता है उस तरीके से वो फूड आगे जाता है, और आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ये दूसरी जो है आपकी, उसमें देखिएगा इस तरीके से ये आपका इसोफेगस है, इसोफेगस से जुड़ा स्टमक ये शेप्ड है, और यहाँ पे बना से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर हुआ, और ये आपके बॉडी में लेफ्ट साइड में होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है, इसको इरेज कर दो पहले वाले को, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये सबसे लंबी जो संरचना है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की,
सबसे लंबी है और फूड इसमें कंटिन्यूस ट्रेवल करता रहता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है। फूड इसमें ब्रेक डाउन होता है, लिक्विड के रूप में वहीं जाता है और इसमें फूड में आपके जितने न्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन्स, ये सब के सब इसमें एब्जॉर्ब होते हैं और जो वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए पास हो जाता है। और इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ होता है, ये ड्यूडेनम। उसके बाद में मिडल का जो पार्ट आता है ये है जीजनम और लास्ट पार्ट आता है इलियम। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से, सीकम जो पार्ट होता है उससे जुड़ता है और जुड़ के एक वाल्व बनाता है, इलियोसिकल वाल्व। यहाँ से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है और पूरा जो न्यूट्रिशंस का और विटामिन्स का ऑब्जर्वेशन होता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और रेड ब्लड सेल्स का काफी पार्ट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में किसी एक पार्ट में नहीं बनती है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा पार्ट स्टमक में, बोन मैरो में, इस तरीके से उसका अलग अलग तरीके से निर्माण होता है, लेकिन उसका काफी बड़ा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप समझ गए होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं और ये जीआई ट्रैक्ट से लंबी सर आप नेक्स्ट इनको म्यूट कर दो, रुको, ये जो आवाज आ रही है। देवांग म्यूट करो बेटा सबको। नेक्स्ट स्लाइड। स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेन फंक्शन होते हैं। ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को और विटामिन्स को। विटामिन्स का कुछ पार्ट जो बच जाता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, लेकिन सबसे बड़ा काम ये करती है वाटर एब्जॉर्प्शन का। वाटर को जब स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट जो बचा हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो एज ए वाटर होता है, उसमें वाटर की बहुत बड़ी मात्रा होती है और उसको एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करती है। और उसके बाद में जो स्टूल बनता है रेक्टम तक जाते जाते वो रेक्टम में स्टोर होता है और उसके बाद में उसको पास कर दिया जाता है। और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो संरचना है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से इस जगह पे अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन का और यहाँ बनता है इलियोसिकल वाल्व। और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को जिस तरीके से हमारी बॉडी में डायफ्राम से ऊपर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के सेफ्टी गार्ड्स हैं। कोई भी इंफेक्शन आता है तो उसको वो रोक लेते हैं, खुद स्वोलन होके फूल करके उसको रोक लेते हैं। उसी तरीके से बिलो डायफ्राम अपेंडिक्स आपकी बॉडी का सेफ्टी गार्ड है। बिलो डायफ्राम जो कोई भी इंफेक्शन या कचरा आता है वो अपेंडिक्स में स्टोर हो जाता है और उस कंडीशन में अगर थोड़ा इंफेक्शन है तो अपेंडिक्स उसको बर्न कर देता है, अगर नहीं होता है, ज्यादा होता है तो फूल जाता है और फिर पेन क्रिएट करता है। तो ये आपकी बॉडी का एक सुरक्षा गार्ड है। उसके अलावा विटामिन B12 आपके अपेंडिक्स में बनता है, इसलिए
अपेंडिक्स का होना भी जरूरी है। सेकंड पार्ट आता है असेंडिंग कॉलन, ये वाला, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन, ये सिग्मोइड कॉलन, और फिर ये आपका आया रेक्टम, जिसमें यहां तक आपका वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है, विटामिन का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, और यहाँ पे आके स्टूल जो आपका मल है वो स्टोर हो जाता है और फिर एनएस के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की संरचना और उसके पार्ट। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का शिकार होता है तो आप सिग्मोइड और रेक्टम पार्ट का ट्रीटमेंट करना है। इससे रिलेटेड अगर आप पॉइंट्स को चूज करेंगे तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इससे रिलेटेड जब आप आगे मेरिडियंस में जाएंगे, पॉइंट्स में जाएंगे, तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का इस पार्ट का पॉइंट है, तो आप उसमें उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब उसके बाद में आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मेन ऑर्गन, लीवर। लीवर इज योर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है वो दो तरह की ग्लैंड से मिलकर के बना है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी बॉडी में अपना सिक्रीशन डायरेक्ट विदाउट किसी डक्ट के, विदाउट किसी नली के ब्लड में सिक्रीट करती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन जो है उसमें सिक्रेट करते हैं। तो लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। About the size of a football, it's located mainly in the upper right portion of the your abdomen. हमारे फुटबॉल के साइज की और हमारी बॉडी में राइट साइड में हमारा एब्डोमेन का जो अपर पार्ट है राइट साइड का, उसमें रहता है डायफ्राम के नीचे, और स्टमक से थोड़ा ऊपर स्मॉल पोर्शन, जो छोटा सा एक पोर्शन होता है, वो वहां तक आता है। और अब आप इसकी संरचना देखिए और इसको देखिए लोकेटेड कहाँ होता है। लीवर का मोस्टली पार्ट्स हमारी रिब्स के अंदर कवर्ड रहता है। ये देखिए बहुत सारा पार्ट, स्टमक का भी लगभग हाफ पार्ट हमारे रिब्स में सेफ रहता है, और लीवर का भी आपका 50% से अबव पार्ट रिब्स में सेफ रहता है। रिब्स की दो लोब होती हैं, ये वाली एक और दूसरी जो स्टमक के पास कनेक्ट करती है, ये वाली। तो इस तरीके से लीवर हमारी बॉडी में लोकेटेड होता है। और इसी बीच में इससे थोड़ा सा रिलेटेड बात बता देता हूँ, वैसे आगे भी आपका आएगा। जब आप लंग्स को पढ़ते हैं तो हमारे लेफ्ट लंग में 2 लोब होती है और राइट लंग में 3 लोब होती है, उसका बिकॉज ऑफ हार्ट। और राइट जो किडनी है हमारी लेफ्ट किडनी से थोड़ा साइज में छोटी होती है बिकॉज ऑफ लीवर, क्योंकि लीवर ने इस स्पेस को कवर कर रखा है, इसलिए किडनी को पूरा स्पेस उसके पीछे नहीं मिलता है। तो राइट किडनी हमारी साइज में लेफ्ट से छोटी होती है। तो ये लीवर आ गया। लीवर को आप समझ गए, इसका जो सिक्रेशन कैसे आगे जाता है मैं अभी आपको आगे एक स्लाइड में बताता हूँ। नेक्स्ट, पेंक्रियास। पेंक्रियास एक ऑर्गन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है।
दोनों रोल एक साथ प्ले करती है ये ग्लैंड, और इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शंस क्या? प्रोड्यूस सब्सटेंसेस, एंजाइम्स का प्रोडक्शन करती है एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जो कि हमारी बॉडी में शुगर का कंट्रोल करते हैं। जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करते हैं, वो हार्मोन सिक्रेट करती है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंजाइम सिक्रेट करती है एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये देखिए, ये पेंक्रियास, ये पेंक्रियास की संरचना दिखाएगी, ये पूरी कंप्लीट, ये वाला। और ये हमारा आ गया लीवर। लीवर की ये वाली लोब है, और ये सेकंड वाली लोब, ठीक है। लीवर से जो जूसेस, एंजाइम्स, जो उसका सिक्रेशन होता है, वो हमारे इसमें आता है। ये जो ये ग्रीन कलर की एक लाइन ये दिखाई दे रही है ना, ये डक्ट है, ठीक है। ये इधर से ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल के आई, इधर लिवर से एक डक्ट निकल के आई, और यहाँ पेंक्रियास से एक डक्ट निकले। इसको बोलते हैं सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और ये सारे लीवर के, गॉल ब्लैडर के और पेंक्रियास के सारे सिक्रेशंस को मिक्स कर देते हैं यहाँ पे डूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट। जब स्टमक से फूड डूडेनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, तो उस फूड के आते ही उस फूड में गॉल ब्लैडर से बाइल सीक्रेट हो जाता है, लीवर के सिक्रेशन सीक्रेट हो जाते हैं, और पेंक्रियास के सिक्रेशन सीक्रेट हो जाते हैं। इन तीनों के जो एंजाइम्स हैं, वो यहाँ पे आके फूड में मिल जाते हैं, और यहाँ से जब फूड आगे जाता है तो उसका डाइजेशन, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, जो भी सब कुछ उसमें आता है, वो सारे के सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस संरचना को आप अच्छे से समझिए। नेक्स्ट, अब हमारे जो संरचना आती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, गॉल ब्लैडर, ये नाशपाती की शेप का एक ऑर्गन है, जिसमें लीवर के द्वारा सिक्रीट किया हुआ बाइल इसमें स्टोर होता है यहाँ पे, और ये उसको कंसंट्रेट करता है, बाइल को कंसंट्रेट फॉर्म में ही बाइल आगे जाके बाइल डक्ट में, ये कॉमन बाइल डक्ट मैंने आपको भी बताई, इसके अंदर जाके ये सिक्रीट हो जाता है। यहाँ से जैसे ही फूड डुओडेनम में आता है, उधर से ये गॉल ब्लैडर पिचक जाता है, और पिचक के पूरा का पूरा बाइल इसके अंदर सिक्रीट कर देता है। गॉल ब्लैडर में जब इंफेक्शन होता है, या एक्यूपंक्चर की लैंग्वेज में बोलेंगे ह्यूमिड हीट जब बढ़ जाती है गॉल ब्लैडर में, तो यहाँ पे स्टोन क्रिएट होते हैं। जो गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं, वो एक्चुअली इसका इन्फेक्शन होता है एक तरह का। ह्यूमिड हीट जब बढ़ जाती है, तो जो बाइल यहाँ पे कंसंट्रेट फॉर्म में है, उसके स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ में हमारे एक्यूपंक्चर की लैंग्वेज में जो फ्लेम होता है, बलगम, वो दो तरीके का होता है। एक तो लंग्स में, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं, और दूसरा हमारे जॉइंट्स में, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। या इसी तरीके का फ्लेम जो होता है, वो इसमें स्टोर होता है, हो जाता है, और वो हार्ड फॉर्म में आ जाता है, तो वो स्टोन के रूप में क्रिएट हो जाता है, स्टोन बन जाता है। इसको जब आप आगे एक्यूपंक्चर पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसके फंडामेंटल में ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये गॉल ब्लैडर का आपने
स्ट्रक्चर देखा ये किस तरीके से बाइल को सिक्रीट करता है सीबीडी में, वो देखा, और क्यों स्टोन बनता है ह्यूमिड हीट बढ़ने की वजह से। जब उसका एक मीडियम टेम्परेचर का एक क्लाइमेट उसको मिलता है, प्रॉपर मीडियम मिलता है, तो उसके साथ में स्टोन की फॉर्मेशन आ जाती है, स्टोन बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं स्प्लीन पे। स्प्लीन एक्चुअली वैसे हमारे इससे रिलेटेड नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। स्प्लीन का कोई सिक्रीशन और कुछ उसमें नहीं जाता है, लेकिन ये इससे अटैच्ड है, इसलिए मैं इसको इसी में पढ़ा रहा हूं। स्प्लीन एक मुट्ठी के आकार का ऑर्गन है, जो कि अपर लेफ्ट साइड में हमारे एब्डोमेन में रहता है, स्टमक के पीछे। ये देखिए, इसका स्टमक के पीछे रहता है, ये छुपा हुआ रहता है, रिब्स के पीछे। इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम वीक होता है उसके लिए स्प्लीन जिम्मेदार होता है। अगर आपकी स्प्लीन सही है, सही तरीके से काम कर रही है, उसका फंक्शन एकदम प्रॉपर है, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, इट मीन्स आपकी स्प्लीन वीक हो रही है, उसके फंक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन व्यक्ति स्प्लीन के बिना भी सरवाइव कर सकता है। इसलिए अगर कई बार स्प्लीनोमेगाली हो जाने की वजह से या कोई इंजरी, एक्सीडेंटल इंजरी हो जाने की वजह से स्प्लीन बस्ट कर जाती है, तो डॉक्टर उसको ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं, और उसके बिना भी आदमी व्यक्ति जो है सरवाइव कर सकता है, क्योंकि स्प्लीन के बहुत से फंक्शन जो होते हैं उनको लीवर ओवरटेक कर लेता है, लीवर उसका टेक ओवर कर लेता है और लीवर उसके फंक्शंस को करता है। लेकिन स्प्लीन के निकलने के बाद में बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसलिए इस बात पे फोकस करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो स्प्लीन में होता है, और कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में जो आती है उसके साथ फाइट करने का काम। और उसके अलावा हमारे स्प्लीन के अंदर ब्लड लगभग 200 ml ब्लड पल्प फॉर्म में जमा रहता है, पल्प फॉर्म में कीचड़ की तरह ये जमा रहता है। जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है, एक्सीडेंटल कुछ होता है, तो ये तुरंत पिचक जाती है, और वो पूरा का पूरा पल्प हमारी वेन्स आर्टरीज में सिक्रीट कर देती है, ताकि वहां पे जाके क्लोटिंग हो जाए। जहां से इंजरी, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें वो जाके उसकी क्लोटिंग हो जाए और ब्लड की डेफिशिएंसी ना है। इसलिए स्प्लीन एक बहुत ही मेजर ऑर्गन है इम्यूनिटी के लिए और बॉडी की डिफेंस के लिए। इसलिए एब्डोमिनल कैविटी में है, इसलिए मैंने आपको इसको यहीं पे पढ़ाया है। फ्यूचर में आगे इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी चैप्टर आएगा तो उसमें स्प्लीन का मेजर रोल आपको कैसे ये प्ले करता है वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में रीजन वाइज पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन। हमारा जो पूरा एब्डोमिनल कैविटी है, ये पूरी की पूरी एब्डोमिनल कैविटी है, और इस कैविटी को, पूरे एरिया को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। नंबर 1, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। इसमें क्या आएगा? लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब आपके राइट साइड में इस एरिया में अगर पेन होगा तो डॉक्टर लिखेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन। उसके पीछे कॉज क्या हो सकता है? गॉल ब्लैडर, लीवर, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका कॉज हो सकता है। सेकंड नंबर, ये तो हुआ राइट हाइपोकॉन्ड्रियक।
और सेकंड नंबर हुआ इपिगैस्ट्रिक रीजन। इपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक है, लीवर है, पेंक्रियाज, डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड्स, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अगर आपको इस रीजन में कोई पेन मिलता है तो उसको लिखा जाएगा इपिगैस्ट्रिक पेन। जैसे ही इपिगैस्ट्रिक पेन आता है तो आपके माइंड में ये सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो हैं वो आपके माइंड में आ जाने चाहिए। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया है, इसके अंदर हमारे स्प्लीन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलन है वो आता है, और लेफ्ट किडनी और पेंक्रियाज। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ये ऑर्गन्स माइंड में करने चाहिए। इन ऑर्गन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब आता है राइट लंबर। ये लंबर रीजन है, इसलिए इसको लंबर से डिफाइन किया गया। राइट लंबर में गॉल ब्लैडर, लीवर और राइट कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन का ये राइट कॉलन है ये, और गॉल ब्लैडर और लिवर। अगर राइट लंबर में लिखा जाता है तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए। और फिफ्थ आता है अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन आपकी नेवल, आपकी नाभि जो है वो अम्बिलिकस है, और अम्बिलिकस के साथ में पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को स्पेसिफाई किया गया है, और बाकी बीच का जो जेजनम आता है वो भी इसमें आएगा इस एरिया में। तो अम्बिलिकल एरिया में अगर आपको कोई तकलीफ पेन होती है तो आप समझिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, ड्यूडेनम में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार छोटे बच्चों के पेट में जब कीड़े पड़ते हैं तो वो नाभि पे हाथ रख के शिकायत करता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो आपको उसको समझना चाहिए। उसके अलावा पेट में अगर कीड़े आ जाते हैं, इंफेक्शन आ जाता है, तो उसका दूसरे दो बड़े सिम्टम जो आते हैं, जब बच्चा सो रहा होता है रात में, सोते हुए उसके मुंह से अगर लार टपकती है तो आप समझिएगा कि उसके पेट में कीड़े आ रहे हैं। सेकंड, अगर वो दांत पीसता है, किचरता है, तो वो भी उसका एक सिम्टम है। आपको उसमें समझ जाना चाहिए कि इसके पेट में कीड़े हैं। और वो कीड़े, पेट में कीड़े एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों आते हैं? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो एल्कलाइन है। एल्कलाइन मीडियम होने की वजह से उसमें कीड़े पड़ते हैं, इसलिए ये आता है। और उसके बाद में आता है सिक्स्थ नंबर, लेफ्ट लंबर, जिसमें हमारा डिसेंडिंग कॉलन, इसमें था असेंडिंग कॉलन, इसमें डिसेंडिंग कॉलन, और लेफ्ट किडनी। अगर आपका इस रीजन में कोई तकलीफ या पेन आता है तो आपको तुरंत नोटिस करना चाहिए, या तो आपके डिसेंडिंग कॉलन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या लेफ्ट किडनी में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किडनी से रिलेटेड कोई पेन है, राइट और लेफ्ट किसी भी तरह का, तो वो पेन आपका पीछे से लेके आगे की तरफ रेडिएट करेगा। पीछे से आगे की तरफ रेडिएट करेगा। आपको पेशेंट को पूछना है क्या पेन बैक साइड से फ्रंट की तरफ आ रहा है? अगर बैक साइड से पेन फ्रंट की तरफ आ रहा है तो इट मीन्स वो किडनी का पेन है। किडनी में फिर स्टोन हो सकता है, और किडनी में किसी तरह का हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। सेवंथ नंबर जो है वो आता है राइट इलियक। राइट इलियक में अपेंडिक्स और सिकम जो पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला ये रहा। ये इलियम आया छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये सिकम आया बड़ी आंत का, और दोनों ने मिलकर बनाया इलियोसिकल वाल्व। तो ये राइट इलियक में आपके ये दो चीजें आती हैं। और जैसे ही इस एरिया में अगर आपको कोई पेन मिलता है तो आपको सबसे पहले नोटिस करना चाहिए कि अपेंडिक्स तो नहीं है।
अपेंडिक्स का पेन हो सकता है जो कि मैक्सिमम पाया जाता है, और उसके बाद में हम लोग सीकम पे फोकस करते हैं कि हो सकता है उस वाल में कहीं कोई दिक्कत आ गई है, कोई इन्फेक्शन है, उसका भी हो सकता है। उसके बाद में हमारा 8 नंबर पार्ट आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। सबसे ये ऊपर था एपिगैस्ट्रिक, ये आया हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आपका यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन का सिग्मोइड कॉलन और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि एब्डोमेन के अंदर रहते हैं, यूट्रस और ओवरीज। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी से बाहर रहते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी के अंदर रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई पेन या कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आपके हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर ये चीजें आपको मिलती हैं। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन आता है, तो ये सिग्मोइड कोलन और ये सारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में आता है हमारा लास्ट पॉइंट 9 नंबर, लेफ्ट इलियक। लेफ्ट इलियक में आपका डिसेंडिंग कोलन आएगा और सिग्मोइड कोलन का कुछ पार्ट आता है, बाकी सिग्मोइड कोलन का पार्ट आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। रेक्टम का पार्ट भी आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में थोड़ा सा आता है, बाकी डाउन चला जाता है। तो ये टोटल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने आपको बताया है। आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको रिपीट करेंगे, दोबारा इसको आपको रिवाइज करना है, वीडियो को देखना है और अपने नोट्स बनाना है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपको एब्डोमेन की मोस्टली प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी। अगर आप रीजन वाइज इसको देख लेते हैं और आपको पूरा का पूरा, अगर आपको एनाटॉमी इसकी पता है, कहाँ से होके इसोफेगस आके स्टमक कहाँ आ जाता है और स्टमक से नीचे फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कहाँ कहाँ पे आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, आपका पेनक्रियाज है, आपका स्प्लीन है, ये सारी चीजें कहाँ किस जगह पे लोकेट हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग इसका आगे ट्रीटमेंट करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको एक सिस्टम बताया है और अभी हम लोग 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद में हम लोग पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। आज की फर्स्ट क्लास हमारी रही डाइजेस्टिव सिस्टम की। होप कि आप लोगों को समझ में आया वो अच्छे से। फिर भी इसका रिवाइज करना, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और इसके नोट्स बनाइए। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स पे। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है हार्ट 7। हार्ट 7 की जो लोकेशन इसमें दिखाई गई है, इसका जो एड्रेस हमें मिलेगा एट द रिस्ट जॉइंट ऑन द रेडियल साइड, है ना। देखिए, आप कहेंगे ये तो जो रिस्ट जॉइंट तो आ गया, ठीक है, लेकिन बोन तो अल्ला है, लेकिन नहीं। ऑन द रेडियल साइड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, कल पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत पहचान होगी तो इससे ये जो आपका मसल है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस टेंडन, इस मसल से जुड़ के आया, यहाँ पे बना टेंडन। इसको इरेज कर दो। ये जो टेंडन बना, इस टेंडन के रेडियल साइड में, इस टेंडन के रेडियल साइड में आएगा
कहाँ पे? पीसीफॉर्म बोन के पास। आपने जो टार्सल बोन्स पढ़ी हैं, नंबर में 8 होती हैं, 8 टार्सल बोन्स में एक बोन होती है पीसीफॉर्म बोन। उस पीसीफॉर्म बोन के पास और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस टेंडन के रेडियल साइड में इस बोन की लोकेशन आपको रिस्ट क्रीज पे मिलती है, पामर साइड में, हथेली की साइड। तो सबसे पहले तो आपको इसका एड्रेस कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद में इसके फंक्शन। हार्ट 7 नंबर पॉइंट हमारे लिए काम करता है इंसोमनिया में, जिन लोगों को नींद नहीं आती है। किस वजह से नींद नहीं आती है? जब ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में ज्यादा होता है तब। ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से नींद का कम आना होता है। और उसके साथ में दूसरा रहता है फ्रीक्वेंट टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप। जब आप सो रहे हैं नींद में जो लोग बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, उसके लिए हार्ट 7 बेस्ट पॉइंट है। आप इसको नोट कर सकते हैं, बाकी वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा पुअर मेमोरी, अगर आपकी मेमोरी में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी पैल्पिटेशन, अगर धड़कन बढ़ती है, घबराहट होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो उसके लिए हार्ट 7 पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके अलावा जो एक बड़ी सिम्टम या प्रॉब्लम मान लें, गला सूखना लेकिन पीने की इच्छा नहीं होना। कोई भी ड्रिंक लेने की इच्छा नहीं होनी, गला सूख रहा है लेकिन पानी पीने की इच्छा नहीं, तो उसके लिए भी आप हार्ट 7 पे ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मैग्नेट अप्लाई कर सकते हैं, सीड कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं। ऑल मेथड्स आर एप्लीकेबल, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, और ये इन चीजों में आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाला पॉइंट है। अब ये जब आ गया कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से नींद नहीं आती है ब्रेन में, तो उसका एक मेथड मैं आपको और बताता हूँ, नेचुरोपैथी का है, बहुत अच्छा मेथड है, आप उसको नोट कर लीजिए। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है क्योंकि दिमाग में विचार ज्यादा चलते हैं, 24 आवर्स थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में, तो उसके लिए आपको एक बकेट में, एक बाल्टी में गर्म पानी लेना चाहिए रात को सोने से पहले। उसमें आप अपने पाँव डुबो दीजिए और अपने हेड पे, अपने सिर पे एक तौलिया ठंडे पानी का अपने हेड पे रखिए, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों में बढ़ जाएगा और ब्रेन में आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होने से आप अच्छे से सो पाएंगे। और उसके साथ में अगर हार्ट 7 नंबर पॉइंट आप यूज करते हैं तो आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसकी लोकेशन और इसके फंक्शन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन 5 नंबर। अब देखिए इसका एड्रेस क्या है। इसका एड्रेस है ऑन द रेडियल साइड ऑफ द रिस्ट, कलाई की रेडियल साइड में, ये रेडियल बोन है, रेडियस, इस साइड में, इन द सेंटर ऑफ हॉलो, ये एक सेंटर बना, यहाँ पे एक डिप्रेशन बना, ये फॉर्म्ड हुआ किसके द्वारा? टेंडन। टेंडन कौन कौन से लिए गए? एक तो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। पॉलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस, इन दोनों टेंडन्स के बीच में जो डिप्रेशन बना, उस डिप्रेशन में ये पॉइंट आता है। अब इसमें एक टर्म और यूज की गई है,
ये रेडियल स्टेलर्ड प्रोसेस है यहाँ पे, ये वाला, और इस प्रोसेस से आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये जो पॉइंट है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इसको हम देखेंगे किस तरीके से। देखिएगा, मैं आपको भी बताता हूँ। एक बार ये प्रेजेंटेशन बंद कर दो भाई। आप देख पा रहे हैं मेरे को? ये हाथ है और ये आपके ये दोनों टेंडन है, ब्रेविस और लॉन्गस, ठीक है। इसको जब हम इस तरीके से टाइट करेंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा पड़ता है, ये वाला, ये गड्ढा पड़ता है, ठीक है? ये LI5 है। एनाटॉमी अकॉर्डिंग ये स्नफ बॉक्स बनता है, ये वाला, ये पड़ रहा है, समझ रहे होंगे? ये LI5 है। पुराने समय में जब लोग, तंबाकू से एक प्रोडक्ट बनता था नस्वार, स्नफ, उस स्नफ को इस बॉक्स में यहाँ पे रख करके लोग उसका नशा करते थे, एडिक्शन करते थे, यहाँ पे रखते थे और उसको नाक से इस तरीके से सूंघते थे। तो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, इसी में लार्ज इंटेस्टाइन 5 नंबर पॉइंट है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे। स्क्रीन शेयर कर दो। लोकेशन समझने की बात। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में ये बढ़िया अच्छे से काम करता है। रिनाइटिस, नोज ब्लीड, नाक से खून का गिरना। कल परसों किसी ने पूछा था मेरे से, नोज ब्लीड हो जाती है, तो मैंने पॉइंट्स बताए थे। उसके साथ में आप LI5 भी यूज कर सकते हैं नाक से अगर ब्लीडिंग होती है। वॉमिटिंग होती है जिसमें झाग निकलते हैं, अगर वॉमिटिंग होती है और उसमें झाग निकलते हैं, तब भी LI5 का बेस्ट यूज आप कर सकते हैं। उसके अलावा हीट इन पाम, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था हीट इन सोल, फुट सोल, और एक आज मैं बता रहा हूं आपको हीट इन पाम। अगर पांव के तलवों में जलन होती है तो आप यूज करेंगे SP4, और अगर आपके हथेली में, हाथों में जलन रहती है तो आप यूज करेंगे LI5 नंबर पॉइंट, ये इसमें बेस्ट रिजल्ट देता है। उसके अलावा अगर आपकी पांचों अंगुलियां, उनको अगर आप मुट्ठी बनाने में आपको दिक्कत आती है, कॉन्ट्रैक्ट करने में अगर आपको दिक्कत आती है, तो LI5 का आप बेस्ट यूज ले सकते हैं। फिस्ट के अलावा लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आते हैं, बाक्सी पॉइंट्स, वो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आके पढ़ाऊंगा। लेकिन LI5 अगर आपको मुट्ठी बंद करने में दिक्कत आती है तो आपको LI5 यूज करना चाहिए। इसकी लोकेशन भी आप समझ गए होंगे और इसके फंक्शन भी आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये पॉइंट है हमारा LU5। अब LU5 का पहले एड्रेस देख लेते हैं, इसका पता क्या है। LU5 का एड्रेस है ऑन द क्यूबिटल क्रीज। ये क्यूबिटल क्रीज है ऑफ द एल्बो, एल्बो की क्यूबिटल क्रीज पे, इन द डिप्रेशन एट द रेडियल साइड। ये रेडियल बोन है ना, ये रेडियल साइड की जो बोन है, रेडियल साइड में डिप्रेशन, किसका डिप्रेशन? ऑफ द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्राची।
आपने बाइसेप ब्राची भी कल पढ़ा था, अब तो आपको जानकारी होगी इसके ना, इससे जान पहचान करना जरूरी है, क्योंकि ये 3 पॉइंट की लोकेशन डिसाइड करता है। ये आपका बाइसेप मसल आ गया और ये इसका टेंडन आया बाइसेप ब्राची, और इसके रेडियल साइड में आपको LU5 मिलता है और इसकी अल्नर साइड में मिलता है PC3। और LI11 की लोकेशन मैंने आपको बताई थी एंड पॉइंट ऑफ क्यूबिटल क्रीज। तो LU5 की लोकेशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी खुद की बॉडी पे भी। और इसके बेनिफिट्स क्या है? ये लंग्स से हीट क्लियर करता है, लंग से हीट क्लियर करता है। इसको इरेज कर दो और प्रेजेंटेशन बंद कर दो। लंग्स की हीट को क्लियर करता है, टेंडन्स को रिलैक्स करता है। टेंडन से रिलेटेड एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था, गॉल ब्लैडर 34। और LU5 भी टेंडन्स को रिलैक्स करता है। टेंडन्स को स्ट्रोंग करने के लिए हम गॉल ब्लैडर 34 के साथ में LU5 का यूज कर सकते हैं हमारे रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा अस्थमा, जिसमें चेस्ट में सीटियां बजती हो, साउंड आता हो, उसके लिए, उस अस्थमा के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। और छींक आने की जिसको टेंडेंसी हो, स्नीजिंग की जिसको टेंडेंसी हो, उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति की खांसी में, कफ में ब्लड आता है, थूक में ब्लड आता है, तो उसके लिए भी LU5 पॉइंट जो है आपका बेस्ट पॉइंट है। आप इसका बेस्ट यूज इसमें कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आज क्लास के लिए मैंने चूज किए थे और मैंने आपको इनकी लोकेशन विद इनके फंक्शंस के आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और आज की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास थी, होप कि आप उसको भी अच्छे से समझे होंगे। बाकी मेरा आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको रिवाइज करें, रिवीजन करें, अपने नोट्स बनाएं, लिखें, ताकि ये आपको अपने आप रिमाइंड होता रहे। जैसे ही किसी टेंडन का, मसल का, बोन का, जॉइंट का नाम आता है, तो आप तुरंत पहचान जाएं कि हाँ, हमने ये पढ़ा था। तो 2, 4, 5 बार जब आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, आप उसकी लोकेशन को अच्छे से पकड़ पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप मुझे सजेस्ट करें क्या और चेंजेस लाने हैं, क्या और सुधार करने हैं, तो हम उसमें कोशिश करेंगे। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। मेरा आपसे ये कहना है कि आप इसको अच्छे से समझें। अब आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किसी का? श्याम सुंदर जी, हाँ जी, नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते, कैसे हैं आप? LI5 जी ठीक है सर। LI5 जो बताए सर, ये मुट्ठी बांधने जी। के लिए, LI5 मुट्ठी बांधने के लिए जो बताए, हाँ हाँ, तो इससे मुट्ठी बंद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इससे मुट्ठी बंद हो जाएगा। LI5 के साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, बॉक्सी पॉइंट्स, उनका भी यूज करना चाहिए। आप एक बार LI5 पे ट्राई करें मुट्ठी बंद करने के लिए। LI5 बहुत अच्छा पॉइंट है। आप उस पे मसाज करें, मैग्नेट अप्लाई करें, सीड यूज करें, कुछ भी करें। क्योंकि खुद हमारा सर मुट्ठी नहीं बंधाता है, इसीलिए। आप LI5 पे 5 डेज कंटिन्यू उसको अप्लाई करें, मैग्नेट को।
या सीड को या मसाज भी साथ में करें, और 5 डेज के बाद में आप मुझे फीडबैक दें। अगर इसमें रहता है कुछ तो फिर बाकी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो भी यूज करिएगा, तो उससे एकदम तुरंत बढ़िया रिजल्ट। और कोई किसी को कुछ पूछना हो? सर मुझे एक पूछना था। हेलो। कौन है आप? हाँ, मैं मनीषा बोल रही हूँ, ओम मनीषा। हाँ जी मनीषा जी बोलिए। हाँ सर, अगर अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया हुआ है तो फिर B12 कैसे बन सकता है? तो B12 फिर फूड से मिलेगा, और विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन है कहाँ होता है? हमारे स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में। हाँ है ना? तो आपको हाँ। जो फूड आप लेते हैं उसमें उस फूड को रिच करिए जिसमें B12 जिससे आपको मिले। अच्छा, ये अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन देखिए हुआ है तो फिर? वो, हाँ बिल्कुल, हाँ। आप उसके लिए फिर आपको फूड पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, नरिशमेंट आपको फूड से ही मिल सकता है। हाँ। अगर आप अपने फूड पे फोकस नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम एक बार तो ठीक हो सकती है, लेकिन वो रिकरेंट हो जाएगी। हम्म। इसलिए आपको इसके साथ में डाइट पे भी बड़ा फोकस करना है। आपको प्रोटीन का, आपको कार्बोहाइड्रेट्स का, अपने जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब पे फोकस करना, उस तरीके से आपको फूड लेना चाहिए। अगर तो ये आप उस बोलते हैं फूड, कि B12 का पॉइंट लगाओ, विटामिन डी का पॉइंट लगाओ, तो इससे मिलता है क्या? बिल्कुल पॉइंट काम करता है, करता है? हाँ हाँ। बिल्कुल पॉइंट काम करता है। पॉइंट क्या काम करता है अब आप उसको समझिएगा। मैंने आपको अभी कहा फूड, आपको जो हाँ। नरिशमेंट है वो फूड से मिलेगा। आप फूड ले हम्म। रहे हैं, आप कंटिन्यू अच्छा फूड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में डिफिशियंसी बनी हुई है, तो उसको आपके फूड से ऑब्जर्व करके बॉडी को देने का काम पॉइंट्स करता है। अच्छा। आपने फूड में कैल्शियम लिया लेकिन आपकी बॉडी को नहीं मिला, हम्म। आपने फूड में विटामिन डी लिया लेकिन आपकी बॉडी को नहीं मिला, तो ये पॉइंट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करने में। अच्छा। ये पॉइंट करना चाहिए। ठीक। पॉइंट एक्टिवेट कर देगा बॉडी को, लेकिन अगर आप फूड में ही नहीं ले रहे हैं तो पॉइंट क्या करेगा? दोनों साथ साथ करना है मतलब? हाँ बिल्कुल उसको करना पड़ेगा। अच्छा। थैंक यू सर। और नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे मैम ने बोला कि अभी कि हमें आपने विटामिन, जैसे मेरे में बॉडी में भी विटामिन डी की काफी कमी है और विटामिन B12 भी कम है, कैल्शियम भी कम हो जाता है, मेरे नेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं, तो मुझे फील हो जाता है कि अब कैल्शियम कम हो गया। तो डाइट तो हम जो नॉर्मल लेते हैं वही लेंगे तो बनता ही नहीं है। मैंने काफी बार जब प्रॉब्लम आई थी आज से 3-4 साल पहले, तो सेशे वगैरह भी काफी काफी लिए, तो तभी ठीक हो जाता है, दोबारा से वही आ जाती है बात। देखिए विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? विटामिन डी का सबसे रिच सोर्स है आपकी सनलाइट। यस सर। मॉर्निंग की जो सनलाइट है उसमें आपको सुबह बैठना होता है कितनी देर के लिए? अगर आपकी स्किन टोन, स्किन हाँ का जी। कलर एकदम फेयर है हाँ जी। तो आप 15 मिनट के लिए धूप में बैठना होता ठीक है सर। है। अगर आपका स्किन का कलर ब्लैक है तो यस। आपको 30 मिनट के लिए, 30 टू 40 मिनट के लिए सनलाइट में बैठना होता है। और ठीक है अगर सर। आपकी स्किन का कलर मीडियम है तो आपको 20 टू 25 मिनट सनलाइट में मॉर्निंग में बैठना होता है। और उस दौरान आपकी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट एक्सपोज हो, आपकी स्किन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़े। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं मैं तो धूप में काम करता हूँ सारा दिन,
यस। धूप में काम करना और धूप में बैठना दोनों अलग बातें हैं। ठीक है सर। धूप में बैठना, एक तो सन बाथ लेते हैं, हाँ जी, हाँ एक जी। तो आप बाथरूम में जाके एक्चुअली बाथ लेते हैं वो, यस। और एक आप बारिश में भीग रहे हैं, तो एक बात थोड़ी है। हाँ जी। बारिश में भीगने के बाद में भी आपको इच्छा होती है कि भी अब बाथ लिया जाए, अब नहा लिया जाए, ठीक है। हाँ जी। वही सेम डिफरेंस इसके अंदर है। सन बाथ लेना, सनलाइट में बैठना और सनलाइट में काम करना दोनों अलग चीजें। इसके अलावा फूड्स में यस अगर सर। आप मॉर्निंग में बिफोर लंच, लंच से पहले कभी भी अगर आप एक मौसमी खाते हैं, अच्छा ठीक है सर। मौसमी अच्छा सिट्रस फ्रूट है, लेकिन विटामिन डी के लिए भी मौसमी बहुत अच्छा फ्रूट है। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है सर। तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर होगी। विटामिन डी अगर सफिशिएंट है तो कैल्शियम अपने आप सफिशिएंट हो हाँ जी, जाएगा। हाँ। फिर विटामिन B12 भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए आपको एक तो मॉर्निंग में सनलाइट में बैठना, जिसमें आपकी बॉडी मैक्सिमम एक्सपोज हो, आपकी स्किन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े, उसको करें एक तो। और फूड में आप मौसमी यूज करें। रात को सोते टाइम या डिनर के जस्ट बाद में, खाना खाने के जस्ट बाद में, आपको थोड़ा सा तिल, कच्चा तिल और थोड़ा सा कच्चा जीरा, जीरा, ठीक है सर। दोनों मिला करके हाफ स्पून कर लें ठीक है सर। और उसको चबा के खाएं। ठीक है सर। तो ये भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला ठीक है सर। है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम करती सर सनलाइट में तो नहीं बैठ सकती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, तो सुबह तो भागना होता है स्कूल में, तो ये दोनों चीजें कर सकती हूँ, मौसमी ले सकती हूँ, तिल खा सकती नहीं, हूँ। ये दोनों चीजें करिए और बाकी छुट्टियों के दिनों में आप धूप में हाँ सर, बैठिए। हाँ कर सकती हूँ सर। एवरी संडे या जब भी आपकी हाँ, कोई 2 3 4 छुट्टियां आती हैं, ठीक है। दीपावली पे आती हैं या आगे लोहड़ी पे आती हैं, जब भी छुट्टियां आती हैं उस छुट्टियों में बैठे आप धूप में। ठीक है सर। सर मगर यहाँ तो हमारे यहाँ धूप इतनी स्ट्रांग होती है ना कि इंसान जलने को होता है। हमारे नहीं, अमृतसर में तो देखिए बहुत एक बात मैं होती है। आपको बताऊं, धूप स्ट्रॉन्ग राजस्थान से ज्यादा तो नहीं होती, हाँ ठीक है सर, हाँ राजस्थान ज्यादा स्ट्रांग है। हमसे ज्यादा तो नहीं है ना आपके वहाँ। नहीं नहीं, वहाँ उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है सर। वही मॉर्निंग की जो सनलाइट है, सुबह सुबह की जब सूरज ठीक है। निकलता है, उस टाइम आप 15 20 मिनट का टाइम निकालिए और ठीक है। बैठिए। अगर आप वीक में 2 दिन भी करते हैं तो भी अच्छा ठीक है। है सर, थैंक वेकेशंस को आप इसके लिए स्पेशली हाँ यूज जी, हाँ करें। जी। हाँ वो वही कि सुबह छत पे चल जाओ तो ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ जी, और कुछ, और किसी को कुछ पूछना हो? सर मेरे को एक और बात करनी थी, मेरी को एक अपनी फ्रेंड को ज्वाइन कराना है यहाँ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसका लिंक आप ग्रुप में ही भेज दीजिए प्लीज। लिंक तो मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं एडमिशन नहीं लूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, एडमिशन नहीं दें आप, लिंक भेज दें, वो क्लासेस क्लासेस ज्वाइन कर ले बस। क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हाँ, प्रैक्टिकल सेशन जब होगा ना, हाँ जी अब ये सर। मेरी इस तरह की फर्स्ट ट्रेनिंग है, तो मैं प्रैक्टिकल सेशन के लिए मेरे को नहीं बड़ा सर, सोचना उसमें पड़ मत रहा है। दीजिए, उसमें मत दीजिए, वो दे भी नहीं सकेगी, तो बस सिर्फ वो ज्वाइन कर ले। मैंने अभी आज उसको लिंक भेजा, उसने ज्वाइन किया आज, जसविंदर कौर उसका नाम है, तो मैंने उसको ठीक है, ज्वाइन ठीक कराया है। आज ग्रुप में। तो मगर अगर उसको भेज दूंगी तो वो खुद रोज मुझे कहना नहीं पड़ेगा, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आएगा तो। कोई ठीक है बात सर। नहीं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। करता हूँ। और किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन? हेलो सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बोलिए। सविता मेहत्री बात कर रही हूँ मैं। सर आपने पीपीटी भेजा है क्या ग्रुप पीपीटी नहीं भेजा है मैंने, मैं में? अभी कर दूंगा, उसको व्हाट्सएप कर दूंगा पीपीटी को।
ये है ना PPT कि आज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि एक बार से कुछ थोड़ा सा रटना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा हाँ तो याद नहीं कोई आता है। बात नहीं, PPT हाँ अभी हाँ व्हाट्सएप एक्चुअली मैं हाँ आउट हाँ ऑफ हूँ तो उसकी वजह से एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम भी ज्यादा रहने की वजह से ये चीजें कई बार स्किप हो जाती हैं, तो PPT अच्छा आपको व्हाट्सएप पे मिल जी सर, जाएगी। थैंक यू सर। हाँ कोई और क्वेश्चन? नमस्ते सर, आपका प्रैक्टिकल क्लास कहाँ पे होता है? प्रैक्टिकल क्लास तो राजस्थान में ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास में क्या रहने वाला है मैं उसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा। उस प्रैक्टिकल सेशन में आपको सारी पॉइंट लोकेशन, सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर हो जाएगी और यहाँ पे जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं आप उन पेशेंट्स पे ट्रीटमेंट करेंगे, उनका डायग्नोस बनाएंगे, उनके पॉइंट्स जो लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, उसके आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। एक्चुअली आपको ऑनलाइन पे नॉलेज बहुत मिल जाएगी, मुझसे भी ज्यादा अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। और मेरा इस ट्रेनिंग को चलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आप लोग परफेक्ट वे से काम करें। यस सर। उसके लिए प्रैक्टिकल सेशन कंपलसरी हो जाता है। प्रैक्टिकल करवाने को मैं आपको ऑनलाइन करवा दूं, लेकिन उसमें वो चीजें समझ में नहीं आएंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको मैं आपको तभी समझा पाऊंगा जब आप मेरे पास सामने खड़े होंगे और मैं आपको अंगुली पकड़ के, फिंगर पकड़ के बताऊंगा कि ये पॉइंट यहाँ पे है, वेरी ये ट्रू सर। बोन, ये मसल यहाँ पे है, तभी आप समझेंगे अच्छे से। अदरवाइज ये सारी चीजें आपको नेट पे और ऑनलाइन खूब मिल जाएंगी। सर राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है। बाकी आपको एड्रेस मिल जाएगा, कैसे आया जाएगा वो सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा। हाँ सर, वो ग्रुप में प्लीज अपडेट कीजिए। हम लोग, मैं मुंबई में रहती हूँ तो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। हाँ तो बिल्कुल आप मुंबई से दिल्ली का या जयपुर का प्लान करिए। दिल्ली से और जयपुर दोनों साइड से ओवरनाइट जर्नी है, आपको बढ़िया टूरिस्ट बसेस मिलती हैं स्लीपर, और आप बड़े आराम से यस सर, थैंक यू सर। ओम सर, ओम सर, ओम ओम गुड इवनिंग। गुड सर एक क्वेश्चन है, शरीर पर कहीं तिल यानी मोल्ड ना आ जाए, चेहरे पर ना आए, इसके लिए क्या पॉइंट है और क्या करना चाहिए? क्या क्या दोबारा रिपीट करेंगे आप? शरीर पर कहीं तिल ना आ जाए, खासकर चेहरे पर तिल मोल्ड ना आ जाए, इसके लिए क्या पॉइंट है और क्या करना चाहिए? तिल आ जाए तो उसके लिए देखिए स्किन जो आपकी है वो रिलेटेड टू लंग्स है ना, तो ओके। उसके लिए आप लंग्स का बैक्सू पॉइंट यूज करें, नंबर 1। और उसके साथ में स्किन के लिए आपका लंग्स का बैक्सू पॉइंट हो गया, और उसके साथ में आप यूज करेंगे SP10, स्प्लीन का 10 नंबर पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को आपको टोन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको टोन करना है। और उसके बाद में एक डॉक्टर वॉल की इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में डॉक्टर वॉल की एक 4 पॉइंट की मेडिसिन आती है, स्किन डिजेनरेशन की मेडिसिन, जो कि आपको आगे बताई जाएगी। उसके सारे पॉइंट्स पे मसाज करने से या नीडलिंग करने से
इसके बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आप डॉक्टर वॉल की इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की सर्च मार लीजिए नेट पे भी आपको मिल जाएगा, डॉक्टर वॉल की मेरिडियन, और उसके जो पॉइंट्स हैं उस पर बहुत छोटी सी मेरिडियन है, वो सारे पॉइंट्स पे आप मसाज करें तो आपकी बॉडी पे, स्किन पे जो भी तिल आ रहे हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक क्वेश्चन था, जब जी, आपने लीवर के बारे में बताया, लीवर किसके? के बारे में हाँ, बताया, तो इम्यून सिस्टम से संबंधित है, तो क्या ऑटो इम्यून डिसीज जो होते हैं वो उसमें लीवर का कुछ होता है, मतलब लीवर का कुछ खराब वगैरह कुछ? इम्यूनिटी मैंने आपको बताया था, इम्यूनिटी डिपेंड करती है स्प्लीन के साथ, है ना। हाँ, अगर यस। स्प्लीन की एब्सेंस है, स्प्लीन नहीं है, किसी वजह से निकाल दी गई है, या स्प्लेनोमेगाली होने की वजह से स्प्लीन का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, तो उसके हाँ, बहुत से फंक्शंस को लिवर टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन हाँ। ऑटो इम्यून डिजीज अगर हम्म, है तो हम्म, उसके लिए स्प्लीन पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा। सबसे पहले अगर किसी भी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज आती है, एसएलई है, डीएलई है ना, सिस्टमेटिक हाँ, लूपस अर्थराइटिस है, डिस्कॉइड लूपस अर्थराइटिस है, ये जितनी भी ऑटो इम्यून टाइप डिजीज हैं, माइलोपैथी है, रेडिकुलोपैथी है, ये सारी की हाँ, सारी जो डिजीज है, इसके लिए आपको सबसे पहले स्प्लीन पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, स्प्लीन के पॉइंट्स आप चूज करेंगे तो आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा। तो क्या इससे पूरा कवर हो जाता है सर? बिल्कुल हो सकता है, ठीक। हो सकता है। ये डिपेंड करता है बॉडी के नेचर पे कि वो कितना टाइम लेगा, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन लेगा उसका, ये हो हाँ, सकता है। मैंने खुद एसएलई डीएलई के पेशेंट्स क्योर किए हैं। अच्छा। और जैसे कि छोटे बच्चे में कहा जाता है कि 5 साल के बाद इम्यून सिस्टम मतलब तब तक कमजोर रहती है, तो बाद में वो थोड़ी ठीक हो जाती है। तो क्या उसके बाद भी अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो क्या वो इम्यून सिस्टम के कारण होता है या फिर और? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। इम्यून सिस्टम वीक तो किसी भी एज में हो सकता है, हाँ, यस। उसके लिए कोई ये नहीं है कि वो 5 साल के बाद में इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। इम्यूनिटी वीक तो 60 में भी हो सकती है, 50 में भी हो सकती है। तो अच्छा। जब भी आप, कोई भी व्यक्ति फ्रीक्वेंट बीमार होता है, हो रहा है किसी वजह से, तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। एक्सटर्नल विंड, एक्सटर्नल हीट जब ज्यादा अटैक करती है, ज्यादा उसकी स्पीड में व्यक्ति आता है, या एक्सटर्नल ठीक। कोल्ड की चपेट में आता है, तो मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपको अपनी स्प्लीन पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट। जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? तो ठीक है, आज की क्लास को हम विराम देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को आगे की क्लास के लिए, क्लास के साथ। एनाटॉमी अभी हमारा चल रहा है और इसको जल्दी से कंप्लीट करके फिर हम चलेंगे आगे मेरिडियंस पे और एक्यूप्रेशर की स्टडी पे। तो होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ, इसको रिवाइज करें, इसका रिवीजन करें, ताकि आपको आने वाली क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब लोगों ने एक्यूप्रेशर पढ़ा होगा, पढ़ रहे होंगे, बहुत सालों से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन इस वे से पढ़ने में आपको नहीं मिला होगा जिस वे से आपको पढ़ाया जा रहा है।
क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो हमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, और इसीलिए एनाटॉमी को फिजियोलॉजी को नहीं, फिजियोलॉजी एडवांस ट्रेनिंग में रहेगी। एनाटॉमी को सबसे पहले फोकस किया गया और इसके बाद में आपका एक्यूप्रेशर का मेन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।